क्या आप जानते हैं कि पिछले 50 सालों से इंसान अपनी ही जमीन यानी अर्थ के निचले घेरे में कैद होकर रह गया है। 1972 के बाद से चांद की खामोश सतह पर किसी भी इंसान के कदम नहीं पड़े। आखिर क्यों रुकी रही मानवता की ये सबसे बड़ी खोज? लेकिन अब सन्नाटा टूटने वाला है। नासा तैयार है अपने सबसे महत्वाकांक्षी मिशन के साथ, जो हमें फिर से उन गहराइयों में ले जाएगा जहां से हमने सितारों को देखना सीखा था। स्वागत है आपका विज्ञान शो में। आज हम डिकोड करेंगे आर्टेमिस 2 मिशन के हर उस रहस्य को जो हमें चांद के रास्ते मार्स तक पहुंचाने की ताकत रखता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐतिहासिक सफर के लिए। कैनेडी स्पेस सेंटर में आर्टेमिस, नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS, लॉन्च पैड की तरफ 12 घंटे और 4 मील का एक धीमा सफर तय कर रहा है। ये एक हाई स्टेक्स फ्रेनेटिक काउंटडाउन ब्लिट्ज है, इतिहास के साथ एक और मुलाकात के लिए। 1972 के अपोलो 17 के बाद पहली बार 4 एस्ट्रोनॉट्स एक लूनर रॉन्डेवू के लिए तैयार हैं। विक्टर, क्रिस्टीना, जेरेमी, हम मून पर जा रहे हैं। और ये रहा 16 नवंबर 2022। 7, 6, 5, स्टेज इंजन्स स्टार्ट। 3, 2, 1, बूस्टर्स इन इग्निशन और आर्टेमिस 1 का लिफ्ट ऑफ। हम सब साथ बढ़ रहे हैं वापस मून और उसके पार। कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B से दहाड़ता हुआ नासा का आर्टेमिस 1 मून के चारों ओर एक अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट और 80 माइल की ऊंचाई से एक हाई रेजोल्यूशन फ्लाईओवर के लिए निकल चुका है। अब आप अर्थ देख रहे हैं, आप अपना होम देख रहे हैं। उस इमेज में आप खुद को देख रहे हैं। ये सब एक ब्रांड न्यू रॉकेट और ओरायन नाम के क्रू कैप्सूल को टेस्ट करने के लिए है। ओरायन के लिए ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ है। 25 डेज और 1.4 मिलियन माइल्स के बाद एक फायरी री एंट्री, जब ओरायन स्पीड ऑफ साउंड से 32 टाइम्स ज्यादा तेज रफ्तार से अर्थ की तरफ वापस आया। फिर सैन डिएगो से 300 माइल साउथ में स्प्लैश डाउन हो चुका है। नासा की जर्नी टू द मून का ये नया चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। ओरायन वापस अर्थ पर है। नासा प्रिसीजन के साथ एक पिक्चर परफेक्ट मिशन, जिसने ह्यूमंस के लिए रास्ता साफ कर दिया है। एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ बहुत कुछ है। ये एक नई शुरुआत है और यही आर्टेमिस जेनरेशन है। 2026 में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, एक नए एरा की शुरुआत। आर्टेमिस 2 तैयार है लॉन्च के लिए। 53 ईयर्स में अमेरिका का सबसे बड़ा लूनार मिशन। आर्टेमिस 2 एक 10 डे मिशन है जो 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ मून के चारों ओर चक्कर लगाएगा। आर्टेमिस 3 की लैंडिंग से पहले सभी क्रू सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए। आर्टेमिस के कमांडर हैं रीड वाइजमैन, जो मूल रूप से बाल्टीमोर से हैं। एक रिटायर्ड नेवी कैप्टन, फाइटर पायलट और 2 बच्चों के पिता हैं। उन्होंने 2014 में स्पेस स्टेशन पर 165 डेज बिताए और एस्ट्रोनॉट ऑफिस के चीफ के रूप में सेवा की। पायलट विक्टर ग्लवर यूएस नेवी के पायलट हैं, जिन्होंने स्पेस स्टेशन के क्रू 1 मिशन में फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया। कैलिफोर्निया के रहने वाले विक्टर शादीशुदा हैं और उनके 4 बच्चे हैं। मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच ने एक महिला द्वारा 328 डेज की सबसे लंबी सिंगल स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया और पहली ऑल फीमेल स्पेस वॉक में हिस्सा लिया। एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैंसन एक पूर्व फाइटर पायलट और एक्वानॉट हैं। ओंटारियो के रहने वाले जेरेमी पहले कनेडियन हैं जो मून की तरफ जा रहे हैं। यूएस
स्पेस लीडरशिप में दुनिया को राह दिखा रहा है। वो एक ऐसा मंच तैयार करते हैं जहां कनाडा जैसे देश अपना जीनियस दिखा सकें और मीनिंगफुल तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। आर्टेमिस अपोलो के जुड़वां ग्रीक गॉड हैं, जिनका निशाना अचूक है। 2 बूस्टर्स के साथ आर्टेमिस 50 साल पहले अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने वाले मॉन्स्टर सैटर्न 5 रॉकेट से 15% ज्यादा पावरफुल है। ईगल लैंड हो चुका है। नासा अपोलो से मिले लेसन्स पर काफी गंभीरता से काम कर रहा है। हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। जब हम इस अमेजिंग स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरायन स्पेसक्राफ्ट में 2,50,000 मील दूर जाएंगे, ये वाकई अमेजिंग होने वाला है। मिशन के पहले दिन आर्टेमिस 8.8 मिलियन पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट के साथ ब्लास्ट ऑफ करेगा। सिर्फ 9 मिनट्स में वे अर्थ ऑर्बिट में होंगे। स्पेस पहुंचने के बाद करीब आधे ऑर्बिट के बाद एसेंट पोर्शन खत्म हो जाएगा। हम 1200 माइल बाय 0 माइल ऑर्बिट से एक पेरिजी मैनूवर करेंगे ताकि हमें एक स्टेबल और सस्टेनेबल ऑर्बिट मिल सके। फिर हम अपनी सीट से उठकर बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम्स चेक करेंगे, जैसे वाटर सिस्टम और टॉयलेट। कई अर्थ ऑर्बिट्स के बाद वे मून की तरफ बढ़ेंगे। फ्लाइट डे 6 पर आर्टेमिस 2 क्रू मून के इतना करीब उड़ेगा जितना 1972 के अपोलो 17 के बाद कोई एस्ट्रोनॉट नहीं गया। पहली बार इंसान अपनी आंखों से मून की रिमोट साइड को देखेगा। हमें उम्मीद है कि वो डार्क साइड ना हो, बल्कि लिट फार साइड हो, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हम मून के वो हिस्से देख पाएंगे जो पहले कभी किसी इंसान ने नहीं देखे। फिर वे एक बड़े सर्कल 8 में आगे बढ़ेंगे और मून से 4,600 माइल्स दूर जाकर वापस अर्थ आएंगे। ये सभी 10 डेज वे अपने ओरायन क्रू कैप्सूल में बिताएंगे, जो एक बड़ी मिनी वैन के साइज का है। ओरायन और अपोलो क्रू कैप्सूल में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये 33% ज्यादा बड़ा है। अपोलो में 3 की जगह ओरायन में 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे और ओरायन अपोलो की बैटरी पावर के बजाय सोलर पावर इस्तेमाल करता है। 3 ईयर्स से ये चारों इस बहुत छोटे स्पेस में साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्रिस्टीना, आप इसके लिए खुद को कैसे तैयार करती हैं? बिना किसी प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस के इतनी इंटेंसिटी के लिए आप साथ कैसे बैठते हैं? एक छोटे स्पेस में साथ रहने की तैयारी का बड़ा हिस्सा रिस्पेक्ट और प्रैक्टिस है। हमने कुछ रूल्स बनाए, जैसे अगर हेडफोन्स लगे हैं तो समझो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं ब्रेक ले रही हूँ। हमने एक दूसरे को ग्रेस देना सीखा और ये भी कि हर समय एक दूसरे से टकराने पर कैसा महसूस होता है। आर्टेमिस का मकसद स्पेस में अमेरिका की लीडरशिप को फिर से कायम करना है। रॉजर ट्रैंक्विलिटी। हम यहाँ सांस रोककर इंतजार कर रहे थे, अब हम फिर से सांस ले पा रहे हैं। और ये 21वीं सेंचुरी लूनर लैंडिंग के लिए मंच तैयार कर रहा है। मून हमें फिर से बुला रहा है। हैरिसन स्मिथ 1972 के उस आखिरी अपोलो 17 मिशन में मून पर चले थे। मेरी राय में कोल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है। लेकिन 2026 की स्पेस रेस रशिया के साथ नहीं, चाइना के साथ है। चाइना पहले ही मून पर एक रोबोटिक बेस बना चुका है और 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स वहां उतारने का प्लान है। अगले 3 ईयर्स में हम फिर से अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को मून पर उतारेंगे, लेकिन इस बार वहां रुकने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और अमेरिकन पॉलिटिशियंस ठान चुके हैं कि वे चाइना को पहले पहुंचने नहीं देंगे। अगर चाइनीज नासा या अमेरिका को पीछे छोड़कर मून पर पहले पहुंच गए तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ही जीतेंगे। लिफ्ट ऑफ हो गया है। सुपर हेवी गो स्टारशिप। वहां पहुंचने के लिए नासा एलन मस्क के स्पेस एक्स मेगा रॉकेट पर डिपेंड कर रहा है, जिसे स्टारशिप कहते हैं। करीब 400 फुट ऊंचा स्टारशिप
अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा रॉकेट है। अक्टूबर 2025 की परफेक्ट टेस्ट फ्लाइट के बावजूद स्टारशिप को कई हाई प्रोफाइल सेटबैक्स झेलने पड़े हैं, जब कई टेस्ट फ्लाइट्स एक्सप्लोजन्स में खत्म हुई। स्पेसएक्स का प्लान है कि स्टारशिप का इस्तेमाल अर्थ ऑर्बिट में रीसप्लाई फ्यूल टैंक्स ले जाने के लिए किया जाए, फिर मून की तरफ बढ़ने से पहले फ्यूल भरा जाए और ओरायन के साथ रॉन्डेवू किया जाए। एक बार लूनर ऑर्बिट में पहुंचने पर 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनर लैंडिंग के लिए स्टारशिप में सवार होंगे, जहां वे 6 डेज से ज्यादा रहेंगे। प्लान तो यही है, पर स्टारशिप लूनर लैंडिंग अभी हकीकत नहीं है और 2028 के गोल के लिए समय कम होता जा रहा है। फिक्रमंद होकर नासा ने जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन को भी लूनर लैंडर बनाने के लिए एनकरेज किया। मस्क ने कहा कि सेटबैक्स लर्निंग का हिस्सा हैं, ताकि आखिरकार इंसानों को मार्स तक ले जाया जा सके। नासा को भी अपनी गलतियों से सीखना पड़ा है। हाइड्रोजन फ्यूल लीक और हरिकेन्स की वजह से आर्टेमिस 1 का लॉन्च कई महीनों के लिए डिले हो गया था, लेकिन लॉन्च डायरेक्टर चार्ली ब्लैकवेल थॉमसन कहती हैं कि उनकी टीम को अब रॉकेट की बेहतर समझ है। क्या आपको अब एहसास हुआ है कि ये नेचुरल लीकिंग है और ये व्हीकल का ही एक स्वभाव है? लीक रेट की एक अलाउएबल लिमिट होती है, जिसे आपको मैनेज करना पड़ता है। आर्टेमिस के साथ तीसरे लॉन्च काउंटडाउन तक हम सीख चुके थे कि अपनी अलाउएबल लीक रेट के भीतर कैसे काम करना है। इंजीनियर्स को ओरायन क्रू कैप्सूल के हीट शील्ड में भी कुछ प्रॉब्लम्स मिली जब ओरायन अर्थ की तरफ लौट रहा था। वो प्रोटेक्टिव शील्ड 5000 डिग्रीज तक गर्म हो गई थी, जो सन के टेम्परेचर से लगभग आधा है। स्पीड कम करने के लिए नासा ने स्पेसशिप को एटमॉस्फेयर से टकराकर स्किप करवाया। बाद में इंजीनियर्स ने देखा कि हीट शील्ड की एक परत जल चुकी थी और उसके टुकड़े निकल गए थे। नासा को इसकी वजह जाननी थी, ताकि आर्टेमिस 2 मिशन के लिए इसे फिक्स किया जा सके। हावर्ड हू ओरायन प्रोग्राम मैनेजर हैं। क्या आपको लगता है कि आपने हीट शील्ड का इशू सॉल्व कर लिया है? बिल्कुल, हमने रूट कॉज ढूंढ लिया है, जो बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि हीट शील्ड क्या कर सकती है और फ्यूचर व्हीकल्स के लिए हमें क्या माइनर एडजस्टमेंट्स करने हैं। री एंट्री के समय प्लाज्मा की भयानक गर्मी और एस्ट्रोनॉट्स के बीच सिर्फ ये हीट शील्ड ही खड़ी होती है। नासा के लिए यह खतरा बहुत असली है। 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया री एंट्री के दौरान टूट गया था, क्योंकि लिफ्ट ऑफ के समय हीट शील्ड का एक हिस्सा डैमेज होकर गिर गया था, जिसमें सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे। ओरायन 2 में असली एस्ट्रोनॉट्स होंगे। क्या इससे आप लोगों के लिए स्टेक्स बढ़ जाते हैं? जी बिल्कुल, हम इंसानों को स्पेस भेज रहे हैं और हमें अपना बेस्ट देना होगा। उनकी लाइफ आप पर डिपेंड करती है। बिल्कुल, हमारे सही तरीके से काम करने पर। अब शुरू होता है स्पेस के प्रति अमेरिका के प्यार का एक नया चैप्टर। 3, 2, 1 बूस्टर्स इन इग्निशन और आर्टेमिस 1 का लिफ्ट ऑफ। ये आर्टेमिस मिशन एक विशाल रॉकेट के चारों ओर बुना गया है, जिसका वजन लिफ्ट ऑफ के समय 6 मिलियन पाउंड है। कोर स्टेज के इंजन्स और 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स अब व्हीकल को 128 मील प्रति घंटा की रफ्तार दे रहे हैं। 7 लाख गैलन लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन पूरे स्टैक को अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल तोड़ने में मदद कर रही हैं। फ्लाइट के 1 मिनट 21 सेकंड बाद रफ्तार 1420 मील प्रति घंटा है। इसकी 75% पावर उन 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर से आती है, जिन्हें स्पेस शटल प्रोग्राम से लिया गया है। सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स अलग हो चुके हैं। फ्लाइट के 2 मिनट्स बाद उन बूस्टर्स को रिलीज कर दिया जाता है और कोर स्टेज इंजन्स ओरायन और क्रू को स्पेस की तरफ ले जाते रहते हैं। 3 मिनट्स के बाद सर्विस मॉड्यूल के सोलर पैनल्स के चारों ओर की प्रोटेक्टिव फेयरिंग हट जाती है।
8 मिनट्स में कोर इंजन बंद हो जाता है और ओरायन अलग होकर आजाद उड़ने लगता है। फिर वो 4 सोलर पैनल खुलते हैं जो ओरायन को मून तक ले जाने और वापस लाने के लिए पावर देते हैं। 90 मिनट बाद इंजन चालू होता है ताकि ओरायन को हाई अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जा सके। अगले 24 घंटे तक एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल पूरे सिस्टम्स चेक करते हैं और फ्यूचर फ्लाइट्स के लिए शिप की मैनुअल टेस्ट फ्लाइंग करते हैं, जिनमें रॉन्डेवू और डॉकिंग मैन्यूवर्स शामिल होंगे। 23 आवर्स बाद फुल ऑटो मोड में ओरायन TLI बर्न यानी ट्रांस लूनर इंजेक्शन शुरू करेगा। मून की 4 दिन की यात्रा और 2,30,000 माइल्स का फिगर 8 पाथ। तो ये है ओरायन क्रू स्टैक। सबसे ऊपर क्रू मॉड्यूल है जहां 4 एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। उसके नीचे बीच में यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल है और 4 सोलर एरेज है। यही पावर पैक ओरायन 2 की मून की यात्रा को पावर देगा। करीब 1 दिन अर्थ की ऑर्बिट में, 4 दिन मून की तरफ और 4 दिन वापसी। इसके बाद हमारे पास ओरायन के रूप में एक सर्टिफाइड, ह्यूमन रेटेड और लूनर केपेबल स्पेसक्राफ्ट होगा। हम मून से 41,541 माइल्स दूर हैं। 3 ईयर्स से आर्टेमिस 2 क्रू कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। कॉकपिट फ्लाइट कंट्रोल्स में महारत हासिल करना, स्पेस सूट्स की फिटिंग, सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को याद करना और ओरायन सिम्युलेटर में बिताए गए अनगिनत घंटे। अगर मैं थका हुआ लग रहा हूं तो इसकी वजह है ये थका देने वाला हफ्ता। ये वाकई बहुत इंटेंस था। कमांडर यहां बैठेंगे और पायलट यहां। ओरायन पूरी तरह ऑटोमेटेड उड़ने के लिए बना है, लेकिन पायलट या कमांडर कभी भी कंट्रोल ले सकते हैं। अपोलो के पुराने केबल्स की जगह अब कंप्यूटर्स आ गए हैं, जिससे ओरायन काफी लाइट हो गया है। 10 डेज के इस मिशन में जगह बहुत कम है, खासकर 6 फुट 2 इंच ऊंचे जेरेमी हैंसन के लिए। जी हाँ, इस मिशन में कनाडा को जरूरत से ज्यादा जगह मिल गई है क्योंकि मैं इसमें शामिल हूं। ये तीनों मुझे गाइड करेंगे क्योंकि इन सब का स्पेस स्टेशन पर 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है और मैं अभी उड़ना, तैरना और टकराना सीखूंगा। पिछले सभी नासा क्रूज की तरह आर्टेमिस क्रूज ने भी अपने ओरायन स्पेसशिप के लिए एक नाम चुना, इंटेग्रिटी। कमांडर रीड विजमन, आपने यही नाम क्यों चुना? हम इंटेग्रिटी में रहने की बात बहुत करते हैं। आर्टेमिस के पहले क्रू के तौर पर हम हर दिन इंटेग्रिटी में रहने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम चूक जाते हैं तो हम बस एक दूसरे से कहते हैं कि अभी मैं आउट ऑफ इंटेग्रिटी हूं और इस पर काम कर रहा हूं। इंटेग्रिटी नाम ऐसे समय में आया है जब देश में काफी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। उम्मीद है ये मिशन अमेरिकन्स को वैसे ही जोड़ेगा जैसे 1968 के उथल-पुथल के बाद अपोलो 8 ने जोड़ा था। गुड नाइट, गुड लक, मैरी क्रिसमस और इस अर्थ पर रहने वाले आप सभी को गॉड ब्लेस यू। बहुत सी छोटी चीजें हमें बांटती हैं, लेकिन ये मिशन लोगों को साथ लाने का काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये दूरियों को खत्म करने में मदद करेगा। आर्टेमिस 2 के इस पैच के डिजाइन को हमने जानबूझकर ऐसा बनाया है कि हर कोई इस मिशन का हिस्सा महसूस करे। मुझे उम्मीद है कि हम इस तरह अपना योगदान दे पाएंगे। शायद 21वीं सेंचुरी का ये लूनर मिशन पूरे देश की इमेजिनेशन को फिर से जगा देगा। 1973 के बाद से एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक ही सीमित रहे हैं, लेकिन अब वे लूनर सरफेस के सिर्फ 4,300 मील ऊपर तक उड़ान भरेंगे, जो 1972 के अपोलो 17 के बाद सबसे नजदीक होगा। रिक हैंडलिंग आर्टेमिस 2 के री एंट्री फ्लाइट डायरेक्टर हैं। क्या आप एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से अब तक की सबसे ज्यादा दूरी पर भेजने वाले हैं? सही कहा। इस जबरदस्त मिशन का हिस्सा बनना वाकई गर्व की बात होगी। हम वहां से ऐसी इमेजरी वापस भेजेंगे जिसे देखकर पब्लिक दंग रह जाएगी। उम्मीद है कि आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 के बाद क्रू एक बार फिर मून पर लैंड करेगा, ठीक अपोलो के उन सुनहरे दिनों की तरह। वे मून के ठंडे और अंधेरे साउथ पोल के पास शैकल्टन्स क्रेटर पर उतरेंगे, जहां वाटर आइस होने की संभावना है।
जो फ्यूचर बेस और रॉकेट फ्यूल के लिए एक बहुत ज़रूरी रिसोर्स है। एस्ट्रोनॉट्स पहले से ही ह्यूस्टन में नासा की 6 मिलियन गैलन वाली न्यूट्रल बॉयंसी लैब में मून वॉक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और लूनर सैंपल्स कलेक्ट करना सीख रहे हैं। ह्यूस्टन से दूर वे आइसलैंड के सुनसान वॉल्केनिक फील्ड्स में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसकी जियोलॉजी काफी हद तक मून से मिलती जुलती है। हम मून के एवोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, पर असल में एस्ट्रोनॉट्स जो काम करेंगे उससे हमें अपने प्लैनेट और पूरे सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। मुझे लगता है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एडवेंचर है। वहाँ से हम जो कुछ भी सीखेंगे वो ह्यूमन काइंड के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। आखिरी गोल है मून पर एक परमानेंट बेस बनाना, जहां पावर जनरेट करने के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर हो और फिर वहां से मार्स की ओर बढ़ना। अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट और जियोलॉजिस्ट हैरिसन श्मिथ पिछले 50 सालों से इसी की वकालत कर रहे हैं। यूनिवर्स में ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। 1972 में जब हम मून छोड़ रहे थे, तब मैंने यही बात समझाने की कोशिश की थी। एयरफोर्स लेफ्टिनेंट कर्नल और नासा एस्ट्रोनॉट निकोल एयर्स इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने स्पेस स्टेशन पर 146 दिन बिताए हैं। मैं एक ऐसी बच्ची थी जिसे स्काई और स्पेस से बहुत लगाव था। 4th ग्रेड में जब मैं स्पेस कैंप गई और वहाँ सब कुछ देखा, तब मेरा इरादा पक्का हो गया। मैं शटल एरा में बड़ी हुई, इसलिए मैं सिर्फ शटल में बैठना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे उड़ाना चाहती थी। हाँ, मार्स पर जाना हमारी लाइफ में मुमकिन है। हम वहाँ ज़रूर पहुँच सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है और मैं इसे अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना गोल भी है। लेकिन पहले मून बुला रहा है। अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम की सबसे बड़ी पहचान नासा का ओरिजिनल मिशन कंट्रोल अब एक म्यूजियम बन चुका है। यहां 1969 के उस दौर की यादें सहेज कर रखी गई हैं, जब अपोलो 11 ने मून पर कदम रखा था। उसके 9 महीने बाद अपोलो 13 का ड्रामा भी यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ वापस आकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2022 में हमने अपोलो लीड फ्लाइट डायरेक्टर मिल्ट विंडलर को यहां वापस बुलाया। ये डेटा हमें स्पेसक्राफ्ट और उसके सिस्टम्स की कंडीशन के बारे में बताता है। ये एक पवित्र जगह है जहां की दीवारों पर लगी चीजें आज भी अपोलो के दिनों की बड़ी कामयाबियों की याद दिलाती हैं। और अब मिलिए रिक लब्रोड से, जो अनक्रूड आर्टेमिस 1 मिशन के लीड फ्लाइट डायरेक्टर थे। जब इन लोगों ने पहली बार ये काम किया था, तब इसे किसी ने नहीं आजमाया था। आज हम उनकी बदौलत यहां हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया। फिजिक्स के नियम आज भी वही हैं। F आज भी ma के बराबर है। बिल्कुल सही, वाकई कमाल की बात है। बहुत कुछ बदल गया है, टूल्स बदल गए हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वही हैं, पर 1969 से अब तक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज मेरे सेलफोन में अपोलो के दिनों से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है। आपने तब ये सब कैसे मुमकिन किया? बस हमारे पास जो कुछ था, हमने उसी का इस्तेमाल किया। हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है। मेरी जनरेशन आज भी उनकी उपलब्धियों को देखकर हैरान रह जाती है। 1965 में शुरू हुए इस कंट्रोल रूम से हर अपोलो मिशन, मून लैंडिंग, स्काई लैब और शटल मिशंस को चलाया गया। आज एक अपडेटेड मिशन कंट्रोल इस स्पेस स्टेशन को चला रहा है और बगल वाला कंट्रोल रूम आर्टेमिस 2 मिशन को संभालेगा। एस्ट्रोनॉट्स के सुरक्षित अर्थ पर लौटने तक 15 से 18 कंट्रोलर्स 24/7 ड्यूटी पर रहते हैं। वेटरन कंट्रोलर जड फ्रेलिंग आर्टेमिस 2 के असेंट फ्लाइट डायरेक्टर हैं। मैं शटल जनरेशन में बड़ा हुआ, जहां लो अर्थ ऑर्बिट ही चर्चा का विषय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से मून पर जाएंगे और मैं उसका हिस्सा बनूंगा। नासा पहले से ही अगले बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है। पहली बार अपनी एस्ट्रोनॉट ब्लूज पहने हुए इस नए बैच का नासा एम्प्लॉइज और परिवार वालों ने जोरदार स्वागत किया। आप अमेरिका के सबसे होनहार लोग हैं और भविष्य के बोल्ड एक्सप्लोरेशन प्लान्स के लिए हमें आपकी जरूरत है। 8000 आवेदकों में से 4 पुरुष और 6 महिलाएं चुनी गईं, जिनमें पायलट्स,
इंजीनियर्स और एक मेडिकल डॉक्टर शामिल हैं। जब इंजीनियर यूरी कुबो ने अपने बच्चों को बताया कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनने वाले हैं, तो उनका रिएक्शन बड़ा दिलचस्प था। मेरे बच्चों को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि कहीं मेरा सामना किसी एलियन से ना हो जाए। शायद ऐसा हो भी सकता है, पर मुझे यकीन है कि वे शांति से ही आएंगे। इस काम में एक और नया नाम है, नासा चीफ जेरेड आइजैकमैन। ये वो बिलियनियर हैं जो 2024 में ऑर्बिटिंग स्पेस एक्स शिप से बाहर निकलने वाले पहले प्राइवेट एस्ट्रोनॉट बने। आइजैकमैन एक बेहतरीन पायलट भी हैं, जिन्हें कॉकपिट में 7000 आवर का अनुभव है। मैंने अमेरिकन ड्रीम जिया है और मैं इस देश का कर्जदार हूं। आइजैकमैन ने अपनी कंपनी शिफ्ट 4 पेमेंट से बहुत पैसा कमाया, पर उनका असली जुनून हमेशा स्पेस ही रहा है। उन्होंने स्पेसएक्स कैप्सूल्स में 2 प्राइवेट स्पेस मिशंस को लीड किया है। 2023 में मेरी उनसे कोलोराडो में मुलाकात हुई। सभ्यता की शुरुआत से ही हम खुद से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। स्पेसएक्स सीईओ इलॉन मस्क मून के बजाय मार्स मिशन को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, पर आइजैकमैन का मानना है कि हमें मून और मार्स में से किसी एक को नहीं चुनना चाहिए। हमें मून और मार्स में किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे विचार से हम दोनों मिशनों को साथ साथ आगे बढ़ा सकते हैं और यही सबसे बेहतर रास्ता है। अमेरिका और चाइना दोनों का टारगेट मून का साउथ पोल है, पर पहले वहां कौन पहुंचेगा? हम बस एक्सेलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी तरह स्पेस रेस जीती जाती है और देश को आगे ले जाया जाता है। हालांकि चाइना को कुछ सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ा है। उनके टाइकोनॉट्स अपने स्पेस स्टेशन पर फंस गए थे जब उनका शिप स्पेस डेब्री से टकरा गया था। कोई नहीं जानता कि चाइना असल में मून पर कदम रखने के कितना करीब है। जो भी पहले पहुंचेगा वो मून को मार्स तक जाने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करेगा। रेड प्लैनेट पर पड़ने वाला पहला कदम किसी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट का ही होगा। 21वीं सेंचुरी की स्पेस रेस अब वॉर्प स्पीड पकड़ने वाली है। 2025 में एन्ना मेनन को नासा एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब मुमकिन है। हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के एक ऐसे दौर में हैं जहां आज कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चार्ली ब्लैकवेल थॉमसन आर्टेमिस 1 के दौरान नासा की पहली महिला लॉन्च डायरेक्टर थीं। मैं उस जनरेशन से हूं जिसने क्लासरूम में टीवी पर बड़ी घटनाएं देखी हैं। मुझे आज भी वो आखिरी मून लैंडिंग याद है। मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी जब हमने एस्ट्रोनॉट्स को मून की सरफेस पर देखा। उस नन्ही बच्ची के लिए मून को देखना एक हैरानी से भरा एहसास था। आज भी मैं मून को उसी जिज्ञासा के साथ देखती हूँ। जब मैं सोचती हूँ कि आज के बच्चों को भी वैसा ही महसूस होगा, तो ये कमाल की बात है। ये उनका फैसला होगा कि उन रॉकेट्स को कब लॉन्च करना है जो एस्ट्रोनॉट्स को वापस मून तक ले जाएंगे। अपोलो के 53 साल बाद आर्टेमिस जनरेशन अब उस विरासत को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा रही है। हम हमेशा मून को देखकर कहते थे कि हम वहां जा चुके हैं, लेकिन इस नई जनरेशन और आर्टेमिस जनरेशन के लिए ये नजरिया बदल जाएगा। अब वे कहेंगे हम वहां मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये बच्चों के लिए अब हिस्ट्री बुक का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी अपनी लेगेसी होगी। ये वाकई बहुत पावरफुल है।